अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इल्हाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड जिनका 1429 है। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। आप मेरा चैनल जो है इस वक्त जितना भी ग्रो किया अब तक वो आप लोगों की वजह से, इल्हाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की वजह से, कि आप लोग मेरे लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं और इन्हें देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह से देखते रहिए। मुझे जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि आप मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें और फिर इसको शेयर भी किया करें। शेयर करने से मुराद मतलब जिन फ्रेंड्स को आप जानते हैं जो आपके साथ इसी कोर्स कोड को पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ शेयर किया करें, सजेस्ट किया करें उन्हें कि वो यही वीडियोस जो हैं वो देखें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर लेके जो अब मैं आपके साथ आई हूँ, शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, ये है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। यूनिट नंबर 1 है आपका। और इससे पहले भी मैं काफ़ी लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। ये चैप्टर तकरीबन मैंने आपको कंप्लीट करवाया है यहाँ पे इस चैनल पे। ये काफ़ी मुश्किल चैप्टर है और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो, उन्हें यकीनन मेरी इन वीडियोस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। मैं इस लेक्चर के एंड पे जो इसकी जो सब्सक्रिप्शन है उसमें बाकी इस चैप्टर के तमाम जो लेक्चर्स हैं जो इससे पहले अपलोड हो चुके हैं उनकी भी जो है लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, उसकी मदद से आप इस वीडियो को अगर आप पहली वीडियो देख रहे हैं मेरी ये, तो इस वीडियो को देखकर इसकी सब्सक्रिप्शन में जाइए और बाकी सारे लिंक जो है उनको लीजिए, तो आपको पूरा चैप्टर वहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 है। इससे पहले सेल्फ असेसमेंट के पहले 7 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, सपोज दैट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जिसको पी ऑफ ई भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0.2। ये हमें गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है? 0.2। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें गिवन है। तो आप हमेशा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं पहले भी आपको बताती रहती हूँ कि जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम जो है वो साइड पे लिख लेते हैं, ताकि जो सोल्यूशन के वक्त हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें गिवन है यहाँ पे। सबसे पहले ये हम लिख लेते हैं, वो क्या है? 0.2। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.5, वो भी लिख लेते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मैथ का कोई भी क्वेश्चन आप करने लगे तो जो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाएं उसमें से आपको मिलती है, उसको आप साथ साथ राइट करते जाएं। 0.5 आ गया। उसके बाद हमें क्या चीज़ गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ भी उन्होंने हमें दी हुई है। इसके बारे में हमने नहीं सोचना कि ये कैसे है, कहाँ से है, ये हमें गिवन है। तो ये क्या है? 0.6। क्वेश्चन असल में यहाँ से शुरू होता है जैसे हमने सॉल्व करना है। डिटर्मन के फाइंड करें या डिटर्मन करें। डिटर्मन द फॉलोइंग, सबसे पहला पार्ट जो वो हमसे कह रहे हैं फाइंड करने के लिए, पार्ट नंबर ए, मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूँ। सबसे पहले आपके सामने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। ये आप समझें कि इसका फार्मूला है। ठीक है, ये तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी हमारे पास मौजूद है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी मौजूद है 0.5। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ लिखें और डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो उनको मल्टीप्लाई कर लें जस्ट, तो ये हमारा पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं वही करती हूँ यहाँ पे 0.2 डॉट 0.5। तो इस डॉट को आप चाहें तो मल्टीप्लाई इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये पॉइंट वाला जो है ये हमें ज़रा कंफ्यूज ना करे। तो अब इन दोनों को हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर लिख लेंगे। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है तो इसका आंसर आता है 0.1। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। और इस तरह से जो ए पार्ट है उसका जो है वो सोल्यूशन हो चुका है। ये क्या था? सोल्यूशन था किस पार्ट का? ए पार्ट का। मैं साथ ये लिख देती हूँ। ठीक है, ये सॉल्व हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। वो क्या है? बी है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ, ये हमने फाइंड करनी है। तो पहले इसका फार्मूला लिखेंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? जो दोनों इवेंट्स यहाँ पे हों, यानी जो ऊपर हो बटे से और जो नीचे से गिवन दैट पढ़ते हैं, जो गिवन दैट के बाद हो, हमें उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है इसके फार्मूले में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और हमेशा बटे के बाद आता है जो गिवन दैट के बाद हो। गिवन दैट के बाद एफ था तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है इसका। अब यहाँ पे ये देखिए, इससे पहले ए पार्ट में हम ई इंटरसेक्शन एफ ये फाइंड कर आए हैं।
इसको हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, इंटरसेक्शन एफ की जगह 0.1 आ गया, डिवाइडेड बाय है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो कि हमें गिवन थी, वो क्या थी 0.5, तो यहाँ पे हम जस्ट 0.5 लिख लेंगे। इन दोनों को हम डिवाइड करके अपना जो है आंसर लिख लेंगे। मैंने इनको डिवाइड कर लिया है और ये आंसर आया है 0.2। इस तरह से बी पार्ट भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। वो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम। एफ प्राइम का क्या मतलब है, एफ के ऊपर जब प्राइम लगा हो तो इसको आप एफ प्राइम पढ़ें या फिर एफ कम्प्लीमेंट, ठीक है, डिवाइडेड गिवन दैट ई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम गिवन दैट ई, ये हमने फाइंड करना है। तो इस हिसाब से तो ये फार्मूला बन रहा है। मैं यहाँ पे पहले इस थर्ड पार्ट का ज़रा फार्मूला लिख लूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे जगह कम है, क्वेश्चन में नेक्स्ट पेज पे हो सकता है सॉल्व करूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फार्मूला लिखती हूँ एफ प्राइम गिवन दैट ई। तो जैसा कि ये फार्मूला लिखा है हमने, ठीक है, इस हिसाब से इसका भी क्या फार्मूला बनना चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम इंटरसेक्शन ई और डिवाइडेड के बाद जो नीचे इवेंट है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ज़हन में एक सवाल आएगा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो गिवन है, लेकिन ना तो एफ प्राइम है, और जब एफ प्राइम नहीं है तो एफ प्राइम इंटरसेक्शन ई का भी सवाल नहीं पैदा होता। तो इसका मतलब हमें पहले एफ प्राइम फाइंड करना होगा, ठीक है। तो चाहे किसी इवेंट का के ऊपर प्राइम लगा हो या उसको कम्प्लीमेंट लिखा हो, ठीक है, एफ प्राइम को आप क्या पढ़ सकते हो, कम्प्लीमेंट। तो वो हमने किस तरह से फाइंड करनी होती है, वो निकलती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी जिसका हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसी को 1 में से माइनस करके हम उसका कम्प्लीमेंट या उसका प्राइम फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला समझ लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम चाहिए होता तो हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो कि गिवन है वो कर लेते। तो यहाँ पे हमें, आपको पता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो गिवन है ना, वो क्या है 0.5, तो उसे अगर हम यहाँ पे यूज़ करें 0.5, तो 1 में से आप जब 0.5 निकालेंगे तो आपके पास जो बचेगा वो भी 0.5 ही बचेगा। अब बेशक इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें। अब इस तरह से एफ प्राइम हमारे पास आ गई है प्रोबेबिलिटी। अब हमारे लिए आसान हो गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम इंटरसेक्शन ई निकालना, क्योंकि वो किसके बराबर होगा, जैसा कि पहले पार्ट में मैंने आपको फार्मूला लिखवाया है, दो इवेंट का जब इंटरसेक्शन होता है वो इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट। तो इस हिसाब से ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो एफ प्राइम भी अब हमारे पास गिवन है, ई के हमारे पास पहले से गिवन है, वो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। मैं इसके लिए नेक्स्ट पेज यूज़ करूँगी जी। तो हम क्या निकालने जा रहे थे, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम गिवन दैट ई, ठीक है, जबकि हम एफ प्राइम जो है वो निकाल चुके हैं। और यहाँ पे फार्मूले में हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम इंटरसेक्शन ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। पेज थोड़ा सा हिल रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, मैं ज़रा इसको क्लिप बोर्ड पे लगा लूँ जी। तो ये लग गया क्लिप बोर्ड पे। अब यहाँ से हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम इंटरसेक्शन ई, जो किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन होगा तो वो फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी डॉट सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी, या इसको मल्टीप्लाई पढ़ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम अभी भी मैं पीछे निकाल के आई हूँ, 0.5 आई है हमारे पास, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें क्या गिवन थी वो भी देख जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें गिवन थी क्वेश्चन में 0.2। अब हम, इस डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो 0.5 को जब 0.2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा 0.1। ये देखें ना, ये भी सेम आंसर आया 0.1। ये बाय चांस ऐसा, क्योंकि हमारे पास एफ़ की और एफ प्राइम की प्रोबेबिलिटी सेम हो गई थी, इसलिए ये सेम आए, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम गिवन दैट ई, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ प्राइम इंटरसेक्शन ई की जगह हम ये यूज़ करेंगे अब 0.1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो कि हमें गिवन है 0.2। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.1 को आप कैलकुलेटर की मदद से 0.2 से डिवाइड कर लें, तो इसका आंसर आएगा 0.5।
इस तरह से ये थर्ड पार्ट भी इसका सॉल्व हो चुका है और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सेल्फ असेसमेंट का था ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट मैं आपको करवाने जा रही हूँ इसी वीडियो में भी, आगे ख़त्म नहीं हुई ये वीडियो, मैं आपको नेक्स्ट करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और जो लोग अभी अभी मेरी ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले उन्होंने मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं देखी तो वो काइंडली इससे अगला क्वेश्चन समझने से पहले मेरी वीडियो को जो है इसको लाइक कर लें, लाइक का बटन दबाएं और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली भी तमाम वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इसे रीड कर लेते हैं। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 3 कार्ड्स। हमने कितने कार्ड ड्रा करने हैं? 3 कार्ड ड्रा करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेस का मतलब ये होता है कि एक कार्ड आप एक दफ़ा निकाल लेते हो, फिर अगर दूसरा निकालना है तो वो जो पहले वाला है वो वापस नहीं रखा। इस तरह अगर डेक ऑफ कार्ड, आपको पता है 52 कार्ड होते हैं, एक कार्ड हम पहले निकालेंगे, पीछे कितने रह जाएंगे? 51, फिर उनमें से एक निकालेंगे, पीछे कितने रह जाएंगे? 50, फिर उनमें से एक निकालेंगे, यानी हर दफ़ा उसकी जो टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स हैं वो कम होते जाएंगे। ठीक है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड का मतलब होता है कि टोटल जितने कार्ड हैं, तो टोटल होते हैं, एक डेक होता है 52 कार्ड्स का। एंड गेटिंग 3 किंग्स, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि वो तीनों कार्ड जो हैं वो किंग हैं। ठीक है, यानी हमने किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? 3 कार्ड हमने ड्रा करने हैं, टोटल 52 कार्ड हैं, उसमें से प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि वो तीनों के तीनों कार्ड क्या हों? किंग हों। ठीक है, मतलब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स, आगे बात समझ, यानी जो हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है तो सिर्फ वो लिख लेते हैं कि 3 कार्ड ड्रा करने हैं, वो 3 के 3 क्या हों? किंग्स हों। पहला कार्ड भी किंग होना चाहिए, दूसरा कार्ड भी किंग होना चाहिए, तीसरा कार्ड भी किंग होना चाहिए। इसके लिए हमें ये हमने करनी है फाइंड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स कितने होते हैं। मैं बता भी चुकी हूँ, दोबारा यहाँ पे एक दफ़ा लिखना भी ज़रूरी है। टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स एक डेक में जो होते हैं वो होते हैं 52। फिर क्योंकि हमें किंग्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि किंग इन 52 में से कितने किंग के कार्ड होते हैं। तो इन 52 में से 4 कार्ड होते हैं किंग्स के। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ किंग्स कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ़ किंग्स, इसमें किंग होते कितने हैं? तो वो होते हैं 4। इस तरह जब हमें किंग निकालना है, अगर एक किंग लेंगे तो एक किंग की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स, तो विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। सबसे पहले मैं एक किंग निकालूंगी। टोटल किंग कितने हैं जिसमें से निकालने हैं? 4, वो ऊपर रखेंगे, और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। इसलिए किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? एक किंग की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52। अब उन्होंने कहा है कि 3 निकालने हैं, तीनों किंग को मल्टीप्लाई, और जब हमने इकट्ठे इवेंट फाइंड करने होते हैं तो हम दरमियान में मल्टीप्लाई इस्तेमाल करते हैं। ये पहली वाली वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों और कैसे ये प्रोबेबिलिटी का रूल है, आपको अच्छे तरीके से मैं पहले पढ़ा के आ चुकी हूँ। आप इससे पिछले अगर सारे लेक्चर देखेंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हम सेल्फ असेसमेंट में, मतलब एक्सरसाइज में जस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा 4/52 विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो अब 52 में से एक कार्ड किंग का निकल चुका है। ठीक है, और किंग के 4 थे, उनमें से भी एक कार्ड निकल चुका है, तो पीछे किंग के कितने कार्ड रहेंगे? 3। दूसरा कार्ड जब हमें ड्रा करना है तो किंग के टोटल 3 हैं, उनमें से ड्रा करना है, और टोटल 52 में से भी एक कार्ड निकल चुका है, कितने हो गए? 51। मल्टीप्लाई, अब तीसरा कार्ड मैं ड्रा करने लगी हूँ, तो किंग पहले 4 थे, फिर क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है उसको वापस नहीं रखा, एक निकल चुका है, पीछे 3 रह गए, फिर एक और निकल चुका, पीछे कितने रह गए? 2 किंग रह गए, उनमें से अब ड्रा करना है। इसी तरह पहले एक कार्ड निकला तो टोटल 52। ठीक है, फिर जब एक निकल गया तो पीछे 51 रह गया, अब एक और निकल गया तो पीछे कितने हैं? 50 में से अब मैंने लेना है किंग। तो ये आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी, इसको आपने जस्ट अब सॉल्व कर लेना है।
सॉल्व करने का क्या तरीका है, चाहे तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसको डिवाइड करके कैलकुलेटर से आप पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं, वरना सिंपली इसको काट सकते हैं। यहाँ पे जो सीधा सीधा नज़र आ रहा है कितनी आसानी से ये कट जाता है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 बचा इसके साथ, 2 6 ज़ार 12। फिर अभी भी कट सकता है, पता है, 2 2 ज़ार 4, सिंपल 2 के टेबल पे काट रही हूँ जो कि आपको भी आसानी से आ जाता है। 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10, अभी भी कट सकते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6। अब हमारे पास क्या आ गया, ऊपर आ गया जस्ट 3 और नीचे क्या बच गया है, 13 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 25। यहाँ से अभी और भी काटा जा सकता है अगर आप चाहें काटना तो, वरना नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके जस्ट लिख लें। तो मैं काटूंगी क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये काट सकता है। 3 1 ज़ार 3, इधर देखें, 3 1 ज़ार 3 और 2 बचे, 3 7 ज़ार 21। ऊपर जस्ट 1 रह गया, 1/13 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 25, तो ये आ जाएगा 1/, मैं इन तीनों को जस्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लूँगी। इसे मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आया है 5525। अब चाहें तो इसको इसी तरह रहने दें, ये आपका आंसर है, ठीक है। और चाहें तो आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 5525, तो जो आपका आंसर आया आप वो लिख लें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत इजी था ये भी सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जी हाँ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।